पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस के पिछले लेक्चर में हमने आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस किया था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आरसी नेटवर्क के प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज करते हैं। कोई भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जिसे कि ZS से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि नोमिनेटर भी S का पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर भी S का पॉलिनोमियल होगा। तो आरसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जिसका कि सारे पोल्स और जीरो निगेटिव रियल एक्सिस पे हों, सारे पोल्स और जीरो निगेटिव रियल एक्सिस पे हों, सारे पोल और जीरो अल्टरनेट हों, कोई भी दो पोल या दो जीरो लगातार नहीं हो, और ओरिजिन के नज़दीक में या ओरिजिन पर कोई पोल हो और माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में या माइनस इन्फिनिटी पे कोई जीरो हो। अगर ये जीरो नहीं है तो उस फंक्शन में S के जगह पे इन्फिनिटी पुट करने पे आपको उस फंक्शन का वैल्यू जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी पे एक जीरो है। इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी पे एक जीरो है। रेसिड्यू जो है वो रियल और पॉजिटिव हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने पे, इनका पार्शियल फ्रैक्शन करने पे रेसिड्यू जो है वो रियल और पॉजिटिव हैं। और साथ ही साथ Z0 का वैल्यू Z इन्फिनिटी के वैल्यू से ज़्यादा है। अगर किसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन में ये सारे प्रॉपर्टीज हैं तो वह ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन का सिंथेसिस करने पे आपको आरसी नेटवर्क मिलेगा। अगर यही फंक्शन है जिसमें कि ये सारे प्रॉपर्टीज हैं लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ना होगा, तो ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन है, तो यह जो फंक्शन है वो आपको आरएल सर्किट, इस फंक्शन से आरएल सर्किट बनेगा। इसलिए जो प्रॉपर्टीज आरसी इम्पीडेंस फंक्शन का होता है वही प्रॉपर्टीज आरएल एडमिटेंस फंक्शन का भी होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएल इम्पीडेंस सर्किट का सिंथेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे, या आरसी एडमिटेंस सर्किट का। इन दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आरएल इम्पीडेंस और आरसी एडमिटेंस फंक्शन। आरएल इम्पीडेंस और आरसी एडमिटेंस फंक्शन जो होंगे उनके निम्नलिखित प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको आरएल इम्पीडेंस फंक्शन या आरसी एडमिटेंस फंक्शन के होते हैं। द पोल्स एंड जीरो लाई ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस इंक्लूडिंग ओरिजिन। जो आरएल इम्पीडेंस या आरसी एडमिटेंस फंक्शन होंगे उनके सारे पोल्स और जीरो निगेटिव रियल एक्सिस पे यानी ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, इंक्लूडिंग ओरिजिन। ओरिजिन को इंक्लूड करते हुए सारे पोल्स और जीरो निगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे। जो भी पोल या जीरो होंगे वो आपको निगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज है द पोल्स एंड जीरोज आर इंटरलैस्ड यानी अल्टरनेट ऑन अलोंग द निगेटिव रियल एक्सिस। जो भी पोल्स और जीरो हैं इस आरएल इम्पीडेंस या आरसी एडमिटेंस फंक्शन के, उनके सारे पोल्स और जीरो अल्टरनेट होंगे। कोई भी दो पोल या दो जीरो लगातार नहीं होंगे। एक पोल तो दूसरा जीरो, उसके बाद फिर पोल फिर जीरो, इस प्रकार से अल्टरनेट होंगे। द रेसिड्यू ऑफ द आरएल इम्पीडेंस और आरसी एडमिटेंस आर रियल एंड नेगेटिव। आरएल इम्पीडेंस फंक्शन जो होता है या आरसी एडमिटेंस फंक्शन जो होगा उनका रेसिड्यू रियल और नेगेटिव होगा। हमेशा उनका रेसिड्यू यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने पे जो कोफिशिएंट आएगा वो रियल और नेगेटिव आएगा। हाउएवर जबकि रेसिड्यू ऑफ द पोल्स ऑफ ZRS बटा S और YRS बटा S आर रियल एंड पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि जो आरएल इम्पीडेंस फंक्शन होते हैं या आरसी एडमिटेंस फंक्शन होते हैं, इनके रेसिड्यू यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने पे जो कोफिशिएंट होते हैं A B C, इनका वैल्यू आपको निगेटिव आता है।
जबकि जेड आर एल और बटा एस, अगर जेड आर एल बटा एस करके अगर पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए तो उनका रेसिड्यू है वो रियल और पॉजिटिव आता है, रियल और पॉजिटिव। तो हम लोग हमेशा आरएल सर्किट के लिए, आरएल इम्पीडेंस फंक्शन के लिए या आरसी एडमिटेंस फंक्शन के लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वो जेड आर एल बटा एस करके करते हैं, ताकि जो कोफिशिएंट है वो रियल और पॉजिटिव हो। द सिमिलरिटीज नियरेस्ट टू और एट द ओरिजिन इज ए जीरो। ओरिजिन के नज़दीक में जो सिमिलरिटी होगी यानी पोल या जीरो, वो आपको एक जीरो होगा। ओरिजिन के नज़दीक में या ओरिजिन पर एक जीरो होगा। ओरिजिन के नज़दीक में हो या ओरिजिन पर हो सकता है, लेकिन ओरिजिन के नज़दीक में जीरो होगा। सारे पोल्स और जीरो अल्टरनेट होंगे। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो आर एल इम्पीडेंस फंक्शन है या आर सी एडमिटेंस फंक्शन है, इनका वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर आप एस टेंड्स टू जीरो करते हैं। तो एस टेंड्स टू जीरो का लिमिट लेते हैं अगर आप, तो इस इम्पीडेंस फंक्शन का वैल्यू जीरो आएगा। पांचवा प्रॉपर्टीज है द सिमिलरिटीज नियरेस्ट टू और एट माइनस इन्फिनिटी इज ए पोल। माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में, ये आपको माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में हमेशा आपको एक पोल होता है। आर एल इम्पीडेंस फंक्शन के लिए, आर एल इम्पीडेंस फंक्शन या आर सी एडमिटेंस फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में एक पोल होता है, या माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में या माइनस इन्फिनिटी पर एक पोल होगा। और छठा है कि जेड इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा जेड जीरो से, यानी कि अगर एस की जगह पर इन्फिनिटी पुट करें तो जेड इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा जेड जीरो से ज़्यादा होता है। एन आर एल इम्पीडेंस and RL impedance function can also be realized in RC admittance function। RL impedance function को RC admittance function से भी रियलाइज किया जाता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ RC admittance function, RC admittance function का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होता है जो RL impedance function का होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन है जिसका प्रॉपर्टीज अगर आपको RL नेटवर्क का प्रॉपर्टीज है, और अगर यही फंक्शन अगर हो और जेड के जगह पर अगर ये बाई एस हो, यानी कि ये एडमिटेंस फंक्शन हो, तो उस केस में आपको ये आरसी सर्किट, आरसी नेटवर्क का ये आपका ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 15 तक हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। एन इम्पीडेंस फंक्शन इज गिवन बाई, कोई इम्पीडेंस फंक्शन दिया हुआ है जेड एस इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5 बटा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4। फाइंड आर एल रिप्रेजेंटेशन, इसका आर एल रिप्रेजेंटेशन हमें बनाना है, और वो 4 फॉर्म होते हैं, वो चारों फॉर्म में हमें बनाना है। इस इम्पीडेंस फंक्शन से फोस्टर 1 फॉर्म भी बनाना है, फोस्टर 2 भी बनाना है, कोवर 1 और कोवर 2 फॉर्म बनाना है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन है, क्या ये आरएल फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम देखें कि इस फंक्शन में 2 पोल्स हैं, -1 और -4 पे। -1 पे एक पोल है और -4 पे एक पोल है। 3 जीरोज हैं, एक जीरो है आपको s इक्वल टू 0 पे, s इक्वल टू 0 पे एक जीरो है, s इक्वल टू -2 पे एक जीरो है, और s इक्वल टू -5 पे एक जीरो है। तो जो प्रॉपर्टीज है कि सारे पोल्स एंड जीरो निगेटिव रियल एक्सिस पे होने चाहिए, इसमें है। ओरिजिन के नज़दीक में या ओरिजिन पर एक पोल होना चाहिए, तो ओरिजिन पे एक पोल है। माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में या माइनस इन्फिनिटी पर एक पोल होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में एक पोल तो नहीं है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पर एक पोल है, क्योंकि अगर हम उस फंक्शन में जेड के जगह पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वैल्यू आपको इन्फिनिटी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, जेड इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी पे इसमें एक पोल है, इसमें एक पोल है। अगर
जेड इन्फिनिटी का वैल्यू अगर 0 आता है तो ये कहा जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी पे एक 0 है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जेड इन्फिनिटी का वैल्यू जेड 0 के वैल्यू से ज़्यादा है। इसमें जब आप जेड की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, एस की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, और जब 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जेड इन्फिनिटी का वैल्यू जेड 0 के वैल्यू से ज़्यादा है। यानी कि ये सारे फंक्शंस, ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको आर एल सर्किट के ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम इनका वो सर्किट डिज़ाइन करेंगे। पहले हम फोस्टर वन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आर एल इम्पीडेंस फंक्शन है तो इनके जो रेसिड्यू हैं वो रियल और नेगेटिव होते हैं। अभी हमने देखा था कि आर एल इम्पीडेंस फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियल और नेगेटिव होते हैं। तो सिंस वी नो दैट द रेसिड्यू ऑफ द पोल्स ऑफ जेड आर एल आर रियल एंड नेगेटिव, रियल और नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं जेड एस बटा एस का। जेड एस बटा एस का रेसिड्यू हम लोग निकालते हैं। तो इसमें से जेड एस बटा एस करेंगे, यहाँ पे हम लोग बटा एस करेंगे, तो इधर भी बटा एस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये वाला एस आपको कैंसिल हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस एस को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया। तो जेड एस बटा एस इजकल टू बचा आपको एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5 बटा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4। अब हम लोग इसका रेसिड्यू निकालेंगे। और चूँकि फोस्टर वन फॉर्म बना रहे हैं तो फोस्टर वन फॉर्म बनाने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, इसलिए हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है, दोनों का हाईएस्ट पावर का जो ऑर्डर है वो सेम है। ये भी सेकंड ऑर्डर का है और डिनोमिनेटर में भी सेकंड ऑर्डर का है। जबकि हम जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है वो उसका ऑर्डर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। तो उसको कम करने के लिए पहले हम लोग इसको एक बार डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे। जब डिनोमिनेटर से हम इसमें भाग लगाएंगे तो एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 इससे भाग लगाएंगे, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 इसमें भाग लगाना है। ध्यान रखें कि इसमें आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं करना है बल्कि डिवीजन करना है। तो एक बार लगेगा ये तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4। ये घटेगा तो आपको ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2s प्लस 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस जितना भागफल आया उतना प्लस जितना रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में और जिससे भाग लगाए थे उसको डिनोमिनेटर में। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर के ऑर्डर से कम है तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जेड एस बटा एस इजकल टू 1 प्लस, और जो डिनोमिनेटर में जो था उसको हम फैक्टराइज कर लिए, एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 उसको लिख सकते हैं। और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ए बटा एस प्लस 1 प्लस बी बटा एस प्लस 4 लिख सकते हैं। यानी कि इस टर्म को हमने मान लिया ए बटा एस प्लस 1 प्लस बी बटा एस प्लस 4। यानी हमने 2s प्लस 6 बटा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 को मान लिया ए बटा एस प्लस 1 प्लस बी बटा एस प्लस 4। ए और बी का वैल्यू निकाल करके हम इसमें फिर वापस पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो दिया गया फंक्शन है और ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा। और फिर रिमेनिंग का वैल्यू हम लोग निकालेंगे एट एस इक्वल टू -1 पे, क्योंकि एस प्लस 1 है यहाँ पे, तो इसको जीरो करने पर आपको एस इक्वल टू -1 मिलेगा। इसलिए हम इसका वैल्यू एस इक्वल टू -1 पे निकालेंगे। यानी जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। तो 2 इंटू -1 प्लस 6 बटा नीचे में हो जाएगा आपको -1 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए 4/3 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से बी का वैल्यू निकालने के लिए बी के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इस फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को। आपको ये पोल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू एस इक्वल टू -4 पे निकालेंगे, क्योंकि एस प्लस 4 को जब आप जीरो करेंगे तो आपको एस इक्वल टू -4 मिलेगा। तो इसका वैल्यू एस इक्वल टू -4 पे निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ एस है उसके जगह पे -4 रखेंगे। 2 इंटू -4 प्लस 6 बटा -4 प्लस 1, इसको सॉल्व करने पे आपको 2/3 मिलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1,
ए और बी का वैल्यू हमें निकल गया जो कि रेसिड्यू था, और यह रियल और पॉजिटिव आया क्योंकि हमने ZS बटा S का वैल्यू निकाला है। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा ZS बटा S इजकल टू 1 प्लस A के जगह पे 4/3 और B के जगह पे 2/3। और अब हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो S है उसको हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो हमें हो जाएगा ZS इजकल टू S प्लस 4S/3 बटा S प्लस 1 और प्लस 2S/3 S प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके नोमिनेटर को हम लोग 1 लाने की कोशिश करेंगे, इसको 1 लाने की कोशिश करेंगे नोमिनेटर को। तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4S/3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4S/3 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे, तो नोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम 4S/3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4S/3 से डिवाइड करेंगे, और ठीक उसी प्रकार से इसमें 2S/3 से डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2S/3 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नोमिनेटर में तो 1 हो जाएगा और नीचे में ये आपका S कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 बचेगा और ये 3/4S हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें नोमिनेटर में 1 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 6/S। तो इसको हमने लिखा है ZS इक्वल टू S प्लस 1/3/4 प्लस 3/4S प्लस 1/3/2 प्लस 6/S। अब हम ये चूँकि ये ZS है, इम्पीडेंस है, तो ये भी हमारा इम्पीडेंस ही होगा, ये भी हमारा इम्पीडेंस होगा और ये भी हमारा इम्पीडेंस होगा। ये तीनों इम्पीडेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं क्योंकि ये प्लस से कनेक्ट सिंबल लगा हुआ है, तो ये तीनों जो है इम्पीडेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इस ZS को हम लिख सकते हैं Z1S प्लस Z2S प्लस Z3S। इसको हमने Z1S मान लिया, इसको Z2S मान लिया और इसको Z3S मान लिया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि Z1S इसको रहने दिए हैं, Z2S को चूँकि ये 1 बटा है इसको हम 1/2S भी लिख सकते हैं क्योंकि Z इक्वल टू 1/बाई होता है, जहाँ बाई एडमिटेंस है, तो Z2S को हम लिख सकते हैं 1/2S। उसी प्रकार से यहाँ पर भी Z3S को हम लिख सकते हैं 1/3S। यानी कि हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये वाला नीचे वाला जो टर्म है ये हमारा 3S है, ये वाला 2S है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं कि Z1S इजकल टू S, Z1S का वैल्यू S है, हेंस Z1S इजकल टू S। अब आप जानते हैं कि Z का वैल्यू यानी इम्पीडेंस का वैल्यू 3 वैल्यू हो सकता है आपको। अगर प्योर इम्पीडेंस है तो आपको L इंटू S होता है, प्योर कैपेसिटेंस है तो 1/CS होता है और प्योर रेजिस्टेंस है तो Z का वैल्यू R होता है। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारा S जो है ये न्यूमरेटर में है तो ये हमारा ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि Z इक्वल टू L इंटू S। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ L का वैल्यू 1 है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है इसलिए इसको हम L1 लिख रहे हैं। तो L1 इक्वल टू 1 हेनरी, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। ये पहला एलिमेंट जो है वो 1 हेनरी का इंडक्टेंस है। उसी प्रकार से हम बाई 2 का वैल्यू कर सकते हैं कि बाई 2S इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4S। तो चूँकि ये एडमिटेंस है तो ये भी एडमिटेंस होगा और ये भी एडमिटेंस होगा, और दोनों एडमिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे क्योंकि एडमिटेंस पैरेलल में जुड़ जाते हैं। तो ये भी एडमिटेंस है और ये भी एडमिटेंस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये एडमिटेंस है और एक कांस्टेंट टर्म है तो हम एडमिटेंस के टर्म में जानते हैं कि एडमिटेंस का 3 वैल्यू होता है। अगर प्योर इंडक्टेंस है तो उस केस में एडमिटेंस का वैल्यू 1/LS हो जाता है। अगर प्योर कैपेसिटेंस है तो उसका वैल्यू CS हो जाता है, यानी ठीक इसका उल्टा। और प्योर रेजिस्टेंस है तो एडमिटेंस का वैल्यू 1/R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो ये प्योर कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है यानी कि ये 1/R है, ये 1/R है। तो यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहें तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/R इक्वल टू 3/2 है तो R का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट है इसलिए इसमें सफिक्स 3 लगाए हैं। और इसमें आपका जो सेकंड वाला जो टर्म है 6/S,
तो 6/s, तो इसको कंपेयर करें अगर हम, तो डिनोमिनेटर में आपको s है, तो डिनोमिनेटर में s तो इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि 1/ls का वैल्यू ये है, ये जो है 1/ls का वैल्यू है। अगर तो हम कह सकते हैं कि l का वैल्यू हो गया 1/6, यहाँ पे 1/6 है, तब ये 6 ऊपर चला गया है, यानी L3 का वैल्यू हो गया 1/6। और इसमें जो है, इसमें ये आपका प्योर आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये भी आपका 1/r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4/3 ओम, और ये हो जाएगा, ये है आपका 1/ls का वैल्यू, 1/ls का वैल्यू, तो l का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4/3 हेनरी हो जाएगा। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसमें 2 सिंबल लगा हुआ है, और जो थर्ड एलिमेंट है उसमें 3 सिंबल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सर्किट जो बनाएंगे उसमें कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो हमारा एक इंडक्टेंस था 1 हेनरी का, दूसरा एलिमेंट है उसमें 2 टर्म हैं और दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं क्योंकि एडमिटेंस थे, आपस में जुटे हुए थे। तो उसमें एक है 4/3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 4/3 हेनरी का, ये 4/3 हेनरी का इंडक्टेंस है। ठीक उसी प्रकार से इसमें तीसरा एलिमेंट जो है उसमें 2/3 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 1/6 हेनरी का एक इंडक्टेंस है। तो ये आपका पहला एलिमेंट था, ये आपका दूसरा एलिमेंट है, ये आपका तीसरा एलिमेंट है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यही आपका जो है RL सर्किट निकला, जिसका कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन आपको दिया हुआ था। अब हम लोग फोस्टर 2 फॉर्म डिजाइन करते हैं। फोस्टर 2 फॉर्म आप जानते हैं क्या एक पैरेलल नेटवर्क है, और इसको फोस्टर 2 फॉर्म को बनाने के लिए हमें पहले बायस निकालना पड़ता है, बायस के द्वारा हम फोस्टर 2 फॉर्म को बनाते हैं। तो जो ZS का वैल्यू जो आपको दिया हुआ था उसको हम वहाँ से हम बायस का वैल्यू अगर निकालें तो वो वैल्यू ZS के न्यूमरेटर में जो था वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, तो ये आपका बायस हो गया, बायस हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन फोस्टर 2 फॉर्म बनाने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग यूज करते हैं। इस फंक्शन को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इस फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखें कि कहाँ पे पोल है कहाँ पे जीरो है, तो आप पाएंगे कि ये फंक्शन जो है प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है आपको बाई RL का जो प्रॉपर्टीज होता है, ZRC या वाई RL का जो प्रॉपर्टीज होता है, ZRC या बाई RL का जो प्रॉपर्टीज होता है वो प्रॉपर्टीज इसमें लागू हो रहा है। यानी कि यह एक RL एडमिटेंस फंक्शन है, ये RL एडमिटेंस फंक्शन है। और हम जानते हैं कि बाई ZRC या बाई RL का जो रेसिड्यू है वो रियल और पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें इसमें बाई S/S करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको RL एडमिटेंस फंक्शन है। और RL एडमिटेंस फंक्शन हो या RC इम्पीडेंस फंक्शन हो, इन दोनों का रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होता है। हम सीधे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे A/S + B/S + 2 + C/S + 5। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, A B C का वैल्यू निकाल कर हम इसमें पुट करेंगे। A का वैल्यू निकालेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को, S कट जाएगा आपको, और इस फंक्शन का वैल्यू S = 0 पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। तो S की जगह पे जहाँ जहाँ S है वहाँ पे 0 पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपको 2/5 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से B का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो S + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दिए गए फंक्शन को, तो S + 2 ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू S = -2 पे हम लोग निकालेंगे। जहाँ जहाँ S का वैल्यू जहाँ जहाँ S है वहाँ पे -2 हम लोग पुट करेंगे, तो आपको हो जाएगा -2 + 1 और -2 + 4 बटा -2 × -2 + 5। इसको सोल्व करेंगे आप 1/3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से C का वैल्यू निकालेंगे, S + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, S + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए फंक्शन को, तो S + 5 वाला टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू S = -5 पे निकालेंगे। जहाँ जहाँ S है वहाँ पे -5 पुट करेंगे, तो -5 + 1 × -5 + 4 बटा -5 × -5 + 2, इसको सोल्व कीजिएगा 4/15 आ जाएगा। अब A B C का वैल्यू हमें निकल गया। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाई S = 2/5, ये A का वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे B का वैल्यू रख दिए, यहाँ पे C का वैल्यू रख दिए। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, न्यूमरेटर को 1 लाने की कोशिश करेंगे, न्यूमरेटर को 1 लाएंगे
न्यूमरेटर में 1 लाने के लिए अगर इसमें भी न्यूमरेटर को 1 लाना है तो 2/5 से भाग लगाना पड़ेगा, ऊपर में भी नीचे में भी। इसमें भी अगर इसमें भी 1/3 से भाग लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इसमें भी 4/15 से भाग लगाना पड़ेगा, तो हमें न्यूमरेटर में 1 मिलेगा। तो वही भाग लगाने के बाद जब भाग लगाएंगे, इसमें 2/5 से भाग लगाएंगे तो आपको ये यहाँ पे हो जाएगा फिर 5/2। 5/2s इसको लिख सकते हैं, 1/5/2s। इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 3s + 6 हो जाएगा। और इसमें जब भाग लगाएंगे तो 15s/4 और यहाँ पे 75/4 हो जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि y(s) = 1/5/2s + 1/3s + 6 + 1/15s + 75/4। चूँकि ये एडमिटेंस है तो हमारा ये तीनों टर्म जो है ये एडमिटेंस ही होगा। ये तीनों टर्म हमारा एडमिटेंस है। तो एक को हमने y1s कहा, दूसरे को y2s कहा और तीसरे को y3s कहा। और हम जानते हैं कि y = होता है 1/z होता है, यानी कि अगर ये y है एडमिटेंस है तो नीचे वाला जो टर्म है वो इम्पीडेंस होगा। तो हम इसको इम्पीडेंस के टर्म में लिख लिए, y(s) = पहला टर्म को z1s, दूसरे टर्म को z2s और तीसरे टर्म को z3s लिख दिए। और इन दोनों को कंपेयर करके हम पाते हैं क्या कि z1s का वैल्यू आपको हो गया 5/2s। z1s का वैल्यू 5/2s। और तो आप जानते हैं कि z का जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू होता है। 1/Cs होता है जब प्योर कैपेसिटेंस हो, ls होता है जब प्योर इंडक्टेंस हो, और r होता है जब प्योर रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि s है सिर्फ जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में s तो सिर्फ इसमें है। तो ls तो उससे कंपेयर करने का आपको मिलता है क्या कि l का वैल्यू 5/2 है। पहला एलिमेंट है इसलिए L1 का वैल्यू 5/2 हेनरी। और दूसरा जो एलिमेंट है इसमें 2 टर्म हैं, और चूँकि ये इम्पीडेंस है और समेशन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। और ये आपका 3s जो है ये भी आपका इम्पीडेंस है और ये भी आपका इम्पीडेंस है। तो इसको अगर कंपेयर करें आप z = तो ये ls से कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में s है, यहाँ भी न्यूमरेटर में s है। तो यहाँ से आप पाएंगे क्या कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो इंडक्टेंस है 3 हेनरी का, और यहाँ से आप पाएंगे कि यह कांस्टेंट है तो यह रेजिस्टेंस है 6 ओम का। उसी प्रकार से तीसरा जो है z3 = आपको 15/4s + 75/4। तो यहाँ से भी आप पाएंगे कि z = होता है ls, तो ये वैल्यू आपका l का वैल्यू है, तो l का वैल्यू हो गया 15/4 हेनरी। और ये आपका कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस है, ये 15/4 नहीं बल्कि ये 75/4 होगा, ये 75/4 होगा। तो ये 75/4 ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और फिर ये तीनों टर्म आपस में पैरेलल में होंगे। तो ये पहला टर्म जो है आप जानते हैं कि फोस्टर 2 जो है पैरेलल सर्किट है। तो पहला जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ इंडक्टेंस है, तो 5/2 हेनरी का, तो उसमें सिर्फ एक इंडक्टेंस हो गया। फिर इसके पैरेलल में दूसरा एलिमेंट है, वो उसमें आपको 2 एलिमेंट हैं, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का और 3 हेनरी का इंडक्टेंस है। उसी प्रकार से तीसरा जो ब्रांच है उसमें आपको 15/4 ओम का 15/4 हेनरी का एक इंडक्टेंस है और 75/4 ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो ये आपका दिए गए ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन से फोस्टर 2 फॉर्म मिला। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं कोवर 1 फॉर्म। कोवर 1 फॉर्म के लिए आपको ZS दिया हुआ था s × s + 2 × s + 5/s + 1 × s + 4। ये आपका दिया गया ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन था। और आप जानते हैं कि कोवर 1 फॉर्म बनाने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना होता है। जब जैसे हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको s³ + 7s² + 10s, और डिनोमिनेटर को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो s² + 5s + 4। और आप ये भी जानते हैं कि कोवर 1 फॉर्म बनाने के लिए जो पॉलिनोमियल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर पहले होना चाहिए और लोएस्ट पावर सबसे लास्ट में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग लगा के कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग s² + 5s + 4 से भाग लगाएंगे
एस क्यू प्लस 7s स्क्वायर प्लस 10s में जब हम लोग भाग लगाएंगे एक बार में, एस बार में भाग लगेगा ये, तो आपको एस क्यू यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 5s स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपको 4s। इसको घटाएंगे तो आपको ये पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2s स्क्वायर और यहाँ पे आपको हो जाएगा 6s। इससे फिर भाग लगाएंगे तो हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4। तो ये आपको लगेगा 1/2 बार में लगेगा भाग, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा s स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 3s और ये आपको हटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में बचेगा 2s प्लस 4। इससे फिर भाग लगाएंगे जिससे कि पहले भाग लगाए थे, तो 2s स्क्वायर प्लस 6s में भाग लगाएंगे तो ये आपको भाग लगेगा, s बार में भाग लगेगा। पहला टर्म कैंसिल करना आपका ये मकसद होना चाहिए कि 2s स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपको हो जाएगा 4s। घटाएंगे पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2s, फिर भाग लगाएंगे 2s प्लस 4, तो एक बार में लगेगा ये आपको 2s कैंसिल हो जाएगा घटाने पे, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से भाग लगाएंगे 2s में तो आपको ये आपको लगेगा s और s बटा 8 बार में लगेगा, तब ये आप सॉरी s बटा 8 बार में नहीं लगेगा, यहाँ 2s चाहिए ना, तो आपको s/2 बार में लगेगा, s/2 बार में लगेगा तो आपको ये 2s यहाँ पे बचेगा और ये आपको कैंसिल हो जाएगा, पूरा आपको यहाँ पे समाप्त हो गया। अब चूँकि ये दिया गया आपका इम्पीडेंस है, ठीक है, तो ये पहला टर्म जो है आपको ये आपको इम्पीडेंस होगा, पहला टर्म आपको इम्पीडेंस होगा, दूसरा टर्म जो है आपको एडमिटेंस होगा, फिर तीसरा टर्म आपको इम्पीडेंस होगा, अल्टरनेट चलेगा ये, चौथा टर्म एडमिटेंस होगा और पाँचवा टर्म फिर इम्पीडेंस होगा। और ये चूँकि पहला है तो इसलिए इसमें 1 लगाएंगे, दूसरा वाले में 2 लगाएंगे, तीसरा वाले में 3 लगाएंगे, चौथा वाले में 4 लगाएंगे, पाँचवा वाले में 5 लगाएंगे। और हम इसको लिख सकते हैं जेड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड एस इजकल टू ऐसा लिखा जा सकता है कि पहला टर्म जो है आपका s प्लस 1/1 अपना 1 से लगाना है, उसको दूसरा टर्म लिखिए 1/2, फिर प्लस दीजिए 1 लगाइए, फिर तीसरा टर्म लिखिए s प्लस 1/1 अपना 1 से लगाइए और 1 फिर चौथा टर्म लिखिए, चौथा टर्म हो गया आपको 1 प्लस फिर 1/1 और पाँचवा टर्म आपको s/2, यानी इस इतना भी लिखा जा सकता है जेड एस को। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन को देख करके आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि आप इसको, चूँकि ये जेड एस है तो इसको आप, ये भी आपका जेड एस होगा, मैंने पहला टर्म तो Z1s इसको कहेंगे, दूसरा वाला आपको Z2 होगा, Z2 नहीं होगा, ये बाई 2 होगा, अल्टरनेट चलेगा, ये जेड है, ये इम्पीडेंस होगा, ये एडमिटेंस होगा, फिर ये आपको इम्पीडेंस होगा, फिर ये आपको एडमिटेंस होगा, फिर ये आपको इम्पीडेंस होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म और ये पाँचवा टर्म। इसी को देखकर हम लिखेंगे कि Z1s इजकल टू s, बाई 2 इजकल टू 1/2, Z3 इजकल टू s, बाई 4 इजकल टू 1 और Z5 इजकल टू s/2। तो फ्रॉम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन Z1s इजकल टू s, तो Z1s इजकल टू s, और आप जानते हैं कि Z का वैल्यू 3 वैल्यू होगा, 1/CS, 1/1 नहीं, ये LS प्योर इंडक्टेंस के लिए और प्योर रेजिस्टेंस के लिए R। तो यहाँ पे आपको सिर्फ S है जो कि न्यूमरेटर में है, तो आप कह सकते हैं कि ये, इससे आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे L का वैल्यू 1 है, यानी कि L1 का वैल्यू 1 हेनरी। उसी प्रकार से बाई 2 इजकल टू 1/2, पीछे से आप कंपेयर करके बाई 2 इजकल टू 1/2, तो चूँकि बाई का आप 3 फॉर्मूला जानते होंगे, बाई इजकल टू आपको, तो बाई इजकल टू आपको हो जाएगा, तो बाई का 3 वैल्यू आपको होता है, यहाँ पे जब प्योर कैपेसिटेंस रहेगा तो CS एडमिटेंस, और जब प्योर इंडक्टेंस रहेगा तो 1/LS, और प्योर रेजिस्टेंस रहेगा तो 1/R। तो आप कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो आपको
हो गया। ये आपको प्योर कांस्टेंट टर्म है, ये आपको यानी कि 1/r का वैल्यू ये है, 1/r का वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि r का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 2 ओम। उसी प्रकार से तीसरा जो है Z3 जो है वो S है, तो वहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि ये यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि इससे कंपेयर करेंगे LS से, तो आपको L3 का वैल्यू 1 हेनरी मिलेगा, ये आपको 1 हेनरी हो गया। उसी प्रकार से चौथा टर्म आपको 1 है, y4 = 1 है, तो यहाँ से भी आपको y का वैल्यू आप इससे कंपेयर करेंगे, प्योर कांस्टेंट है तो 1/r का वैल्यू 1 हो गया, तो R4 का वैल्यू यहाँ से 1 ओम हो गया। और पांचवा जो टर्म था वो आपका Z5 था, वो S/2 था, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर कीजिए इससे LS से, तो आपको L का वैल्यू 1/2 हेनरी मिल गया। तो चूँकि ये कोअर फॉर्म है और कोअर फॉर्म में एक लैडर नेटवर्क है और ZS है तो पहला एलिमेंट सीरीज में, और वो आपको होगा वो 1 हेनरी का एक इंडक्टेंस, दूसरा एलिमेंट पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस, तीसरा 1 हेनरी का इंडक्टेंस सीरीज में, चौथा फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर पांचवा फिर हाफ हेनरी का एक इंडक्टेंस। ये आपको ZS, ये आपका नेटवर्क बन गया कोअर 1 फॉर्म। दूसरा है आपको लास्ट है कोअर 2 फॉर्म। कोअर 2 फॉर्म कैसे बनाते हैं? कोअर 2 फॉर्म बनाने के लिए जो आपको पॉलिनोमियल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी कि जो लोएस्ट पावर का है वो उसको सबसे पहले लिखते हैं और जो हाईएस्ट पावर का है उसको सबसे लास्ट में, और इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, तो हम भाग लगाएंगे 4 + 5s + s², इससे हम भाग लगाएंगे 10s + 7s² और प्लस s³, इसमें भाग लगाएंगे तो आपको भाग लगेगा, लाना है 10s लाने के लिए आपको 10s/4 करेंगे, तो आपको 5/2 s बार में ये लगेगा 5/2s, तो 5/2 s बार में लगेगा तो यहाँ पे 10s आ जाएगा, और फिर प्लस ये आपको हो जाएगा 25/2 s², और ये हो जाएगा आपको 5/2 s³। इसको घटाएंगे तो पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 × 14, 14 में से 25 गया तो -11/2 s², और ये हो जाएगा आपको 1 - 5/2, तो ये हो जाएगा आपको -3/2 s³। तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर आपको माइनस में आ गया, फिर अगला बार जब आप भाग लगाएंगे तो क्वेश्चन भी आपको नेगेटिव ही आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन को यहीं पे टर्मिनेट करेंगे, रोकेंगे, और लिखेंगे कि सिंस क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ ZS इज नेगेटिव, जब क्वेश्चन नेगेटिव आ गया तो हेंस वी विल टेक कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ YS। जब कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आपको नेगेटिव आ जाए तो आप क्या कीजिए कि इसको उल्टा करके भाग लगाइए, यानी कि इसको रिवर्स करके लिखिए। ZS = इतना था, अब इसको हम YS कर देते हैं, तो YS करेंगे तो ये वाला आपको न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 5s + s² बटा 10s + 7s² + s³। अब हम लोग भाग लगाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, यानी कि 10s + 7s² + s³, इससे भाग लगाएंगे 4 + 5s + s² में, तो चूँकि हमें 4 लाना है तो 4/10s यानी कि 2/5s, 2/5s बार में यहाँ लगेगा, ये आपको 4 आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 × 14/5, 14/5s, और ये हो जाएगा आपको 2/5s²। घटाएंगे तो ये पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपको 11/5s² और प्लस 3/5, 11/5s ये बचेगा, और ये आपको s² बचेगा 3/5s²। अब इससे भाग लगाएंगे जिससे पहले भाग लगाए थे,
तो इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। 11 बटा, ये आपको यहाँ था 11/5 एस प्लस 3/5 एस स्क्वायर, इससे भाग लगाना था 10s प्लस 7s स्क्वायर प्लस एस क्यू में, जिससे पहले भाग लगाए थे। और इसमें अब भाग लगाएंगे, आपको लाना है 10s आपको लाना है। और पहला टर्म इसका देखिए कि है 11/5s, तो आपको एस से एस का कैंसिल हो जाएगा। 10×50=11, यहाँ 50/11 बार में लगेगा, तो आपको यहाँ पे 10s आ जाएगा। और फिर ये वाला हो जाएगा कितना, 5 10 10 या 30, तो 30/11 एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको आप घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 से 77 में से 30 गया, तो ये आपको 47/11 एस स्क्वायर, और यहाँ से एस क्यू आएगा। फिर इससे भाग लगाएंगे जिससे पहले भाग लगाए थे 11/5 एस और प्लस 3/5 एस स्क्वायर। तो इसमें हमें लाना है कितना, 11s/5 लाना है, और भाग देना है इसका पहला टर्म देखिए 47/11 एस स्क्वायर है। तो रफ में आप ऐसे कर सकते हैं कि 11s/5 आपको लाना है और भाग लगाना है पहला टर्म कैंसिल करने के लिए 47s² से। तो ये वाला टर्म जब ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपको 11/47 एस स्क्वायर। तो एस से ये वाला एस का कैंसिल हो जाएगा, एक एस बचेगा, 11 है 121, 121/235 121/235 एस, 47×5 235 एस। इतना बार में आपको लगेगा, तो आपको ये पहला टर्म जो है आपको कैंसिल हो जाएगा। और प्लस और 3/5 इससे जब गुना होगा तो हो जाएगा 121/235 एस स्क्वायर। जब घटाएंगे तो पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इसको घटा करके बचेगा आपको, जब इसको घटाइएगा तो बचेगा 20/235 एस स्क्वायर। फिर इससे भाग लगाएंगे इसमें, जिससे कि पहले भाग लगाए थे 47/11 एस स्क्वायर प्लस एस क्यू में। तो आपको भाग लगेगा ये ठीक उसी प्रकार से करेंगे, यानी कि हमको लाना है कितना, 47s²/11, 47s² हमें लाना है, और भाग लगाना है 20/20s² 235 से। तो ये नीचे वाला उलट जाएगा, तो 235/20 एस स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये यहाँ पे आ जाएगा 2209/44। तो जब भाग लगाइएगा तो आपको पहला टर्म आपको जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा घटाने पे। फिर यहाँ एस क्यू यहाँ पे उतरेगा, और एस क्यू से फिर भाग लगाएंगे इसमें 20/235 एस स्क्वायर में। तो ये आपको भाग लगेगा 20/235 लाना है, तो 20/235, और यहाँ एस क्यू है, यहाँ एस स्क्वायर है, तो नीचे में एक एस रहेगा, तो आपको 20/235 एस स्क्वायर आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा आपको यहाँ पे भाग खत्म हो जाएगा। तो ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन यहाँ पे समाप्त हो गया। और हम ऐसा कर सकते हैं कि चूँकि ये हमारा 22s से भाग लगाए थे, 22s था, तो पहला जो टर्म है आपको ये 22s होगा, दूसरा जो टर्म है ये वाला ये आपको ZS होगा, फिर जो तीसरा टर्म है ये फिर आपको 22s होगा, चौथा टर्म फिर आपको ZS होगा। सॉरी, ये आपको गलत हो गया, एक भाग आप पीछे भी था, एक भाग लगाए थे, तो वो वाला आपको 22s होगा, ये आपको Z हो जाएगा, और ये वाला फिर आपको 22 हो जाएगा, फिर ये Z हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा। पिछले स्लाइड में जो भाग लगाए थे वो पहला टर्म था, ये दूसरा हो जाएगा, ये आपको तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पाँचवा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि 22s = जो पहला जो टर्म था वो था आपको 2/22
2/5s था प्लस 1/, ये वाला टर्म 50/11, फिर प्लस 1/, फिर तीसरा टर्म 121/235s प्लस फिर 1/, अगला टर्म 2209/44, फिर प्लस 1/, और ये पाँचवा टर्म आपको ये हो गया आपको 20/235। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं छोटा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे से भी हम कर सकते हैं, ये 22 है तो ये आपको पहला टर्म ये आपको बाई होगा, एडमिटेंस होगा, दूसरा टर्म जेड होगा, तीसरा टर्म फिर आपको बाई होगा, चौथा टर्म फिर आपको जेड होगा, और पाँचवा टर्म जो है वो फिर आपको 22 होगा। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा है, और ये पाँचवा टर्म है। तो हम कर सकते हैं कि y1s = 2/5s, z2s = 50/11, y3s = 121/235, z4s = 2209/44 और y5s = 20/235। और इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं कि y1s = 2/5s, और आप जानते हैं कि y(s) का 3 फार्मूला होता है। अगर प्योर इंडक्टेंस है तो 1/Ls, और प्योर कैपेसिटेंस है तो Cs, और प्योर रेजिस्टेंस है तो 1/R। यहाँ देखिए एस डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो इसी में है, तो 1/Ls यानी कि L का वैल्यू हो गया 5/2 हेनरी हो गया। Z2 = 50/11, ये इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस के लिए आपको होता है 1/Cs, Ls और R। ये कांस्टेंट है, तो आपको ये R का वैल्यू है 50/11। और तीसरा जो टर्म है 11/235, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि इसे कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा L3 = 235/11s। उसी प्रकार से चौथा जो टर्म है वो आपको प्योर रेजिस्टेंस है, तो ये आपको R4 का वैल्यू हो गया 2209/44, और पाँचवा जो टर्म है ये आपको है 20/235 था, उसको कैंसिल कीजिएगा, छोटा कीजिएगा तो 4/47 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आप कर सकते हैं इसको से कंपेयर करके कि L5 का वैल्यू 47/4 हेनरी है। तो कोअर 2 फॉर्म में आपको ये 22 है, तो पहला टर्म पैरेलल में है, पहला टर्म पैरेलल में होगा 5/2 हेनरी का, दूसरा टर्म आपको 50/11 ओम का रेजिस्टेंस होगा, तीसरा टर्म फिर आपको पैरेलल में होगा 235/11, 235 ये आपको 11 नहीं है, ये आपको शायद 121 था, ये 121 था, तो 235/121 हो जाएगा। चौथा आपको 2209/44 हो जाएगा, और पाँचवा जो है इंडक्टेंस है आपको 47/4 हेनरी का। तो यही आपका कोअर 2 फॉर्म बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट फंक्शन fs = s × 3s + 8/s + 1 × s + 3 रिप्रेजेंट एन RL इम्पीडेंस नेटवर्क। ये साबित करना है कि यह जो फंक्शन है वो RL इम्पीडेंस नेटवर्क का फंक्शन है। रियलाइज द इम्पीडेंस इन फोस्टर 1 फॉर्म, और इसे फोस्टर 1 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रियलाइज करना है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हमने लिख लिया। इस फंक्शन को देख के हमें यह पता चल रहा है कि इस फंक्शन में दो पोल हैं एट s = -1 पे और s = -3 पे, दो पोल हैं, दो जीरो भी हैं s = 0 पे और s = -8/3 पे। अगर आपको पोल निकालना है तो डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, और 0 निकालना है तब न्यूमरेटर को 0 कीजिए। और इसको हम पोल 0 प्लॉट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पोल 0 प्लॉट ड्रॉ करने पे हमें क्या मिलेगा कि ये सिग्मा है और ये j ओमेगा, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो s = 0 पे एक 0 है, s = 0 यानी ओरिजिन पे यहाँ पे एक 0 है, -1 पे एक पोल है, -1 पे एक पोल है, और -8/3 कहने का मतलब हो गया आपको -2.66। तो आपको यहाँ पे एक 0 है, -8/3 पे एक 0 है, और s = -3 पे एक पोल है, -3 पे एक पोल है। तो हम देख रहे हैं कि सारे पोल और 0 जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे हैं, और सारे पोल और 0 अल्टरनेट भी हैं। ओरिजिन पे एक 0 है, ओरिजिन पे 0 जो, और -∞ के नज़दीक में एक पोल है, -∞ के नज़दीक में एक पोल है,
और तो हम इतना कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये RL इम्पीडेंस फंक्शन का ही प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन है और ये RL इम्पीडेंस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम पोल जीरो प्लॉट से इट इज़ क्लियर दैट, यह पता चलता है कि देयर इज ए जीरो एट द ओरिजिन पे एक जीरो है, माइनस इन्फिनिटी के नज़दीक में एक पोल है, ऑल सिंगुलरिटी यानी पोल एंड जीरो और निगेटिव रियल एक्सिस पे है, सारे सिंगुलरिटी जो है वो इंटरलेस्ड हैं यानी कि अल्टरनेट हैं। तो सिंस दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू RL इम्पीडेंस फंक्शन के प्रॉपर्टीज हैं, हेंस गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट एन RL इम्पीडेंस नेटवर्क, इसलिए जो फंक्शन दिया गया है वो RL इम्पीडेंस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फोस्टर वन फॉर्म इसका बनाएंगे। जेड एस इक्वल टू दिया हुआ है s इंटू 3s प्लस 8 बटा s प्लस 1 इंटू s प्लस 3। और हम लोग जानते हैं कि अगर RL इम्पीडेंस फंक्शन जो होता है उसका रेसिड्यू रियल और नेगेटिव होता है, जबकि ZS बटा S का रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होता है। तो हम लोग रेसिड्यू को पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग ZS बटा S करते हैं। तो यहाँ पे जो S था उसको इस साइड कर लिए। अगर यहाँ पे S नहीं होता तो भी हम यहाँ पे S करते और यहाँ डिनोमिनेटर में S लगाते। तो फिलहाल ZS बटा S इक्वल टू 3s प्लस 8 बटा S प्लस 1 इंटू S प्लस 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंड करेंगे a बटा S प्लस 1 प्लस b बटा S प्लस 3। ए का वैल्यू निकालेंगे, ए के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को, S प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू S इक्वल टू -1 पे निकालेंगे। जहाँ जहाँ S है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो 3 इंटू -1 प्लस 8 बटा -1 प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिएगा 5 बटा 2 आएगा। और फिर b का वैल्यू निकालने के लिए S प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए फंक्शन को, तो S प्लस 3 का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू S इक्वल टू -3 पे निकालेंगे। जहाँ जहाँ S है -3 पुट करेंगे, आपको सॉल्व करने पे 1 बटा 2 मिलेगा। a और b का वैल्यू क्वेश्चन 1 में जब रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ZS बटा S इक्वल टू 5 बटा 2 बटा S प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 बटा S प्लस 3। यहाँ से फिर S को हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो हो जाएगा 5 बटा 5s बटा 2 और बटा S प्लस 1 और प्लस यहाँ S बाई 2 बटा S प्लस 3। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि नोमरेटर को 1 लाएंगे, नोमरेटर को 1 बटा करके लिखें, इसको 1 बटा लिखेंगे 1 बटा करके। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसमें नोमरेटर को भी 5s बटा 2 से भाग लगाएंगे और डिनोमिनेटर को भी 5s बटा 2 से भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो ऊपर में तो 1 हो जाएगा, नीचे में बचेगा 2 बटा 5 प्लस 2 बटा 5s। ठीक उसी प्रकार से इसको भाग लगाएंगे S बटा 2 से और डिनोमिनेटर को भी भाग लगाएंगे S बटा 2 से। तो यहाँ हो जाएगा आपको, जब आप इसको S बटा 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 बटा S यहाँ पर हो जाएगा। तो चूँकि ये इम्पीडेंस है तो ये दोनों टर्म भी इम्पीडेंस ही होंगे। तो एक को हम Z1S कह रहे हैं, दूसरे को Z2S कह रहे हैं। और इस Z1S को हम लिख सकते हैं क्योंकि Z इक्वल टू 1 बटा बाई होता है, तो इसलिए इसको 1 बटा बाई 1S कह सकते हैं, इसको 1 बटा बाई 2S कह सकते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो पाएंगे कि y1s का वैल्यू 2 बटा 5 प्लस 2 बटा 5s था, जो इसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ था उससे कंपेयर करेंगे तो y1s का वैल्यू 2 बटा 5s प्लस 2 बटा 5 प्लस 2 बटा 5s होगा। और आप जानते हैं कि y का जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू होता है, 1 बटा LS होता है प्योर इंडक्टेंस के लिए, CS होता है प्योर कैपेसिटेंस के लिए और 1 बटा R होता है प्योर रेजिस्टेंस के केस में। तो ये आपको ये एडमिटेंस है तो ये भी एडमिटेंस होगा और ये भी एडमिटेंस होगा। तो ये एडमिटेंस है तो एडमिटेंस का वैल्यू 2 बटा 5 है, इसका मतलब है कि R का वैल्यू 5 बटा 2 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपको बटन में S है, डिनोमिनेटर में S है, यानी कि 1 बटा LS का ये वैल्यू है। तो L का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 2 हेनरी। पहला एलिमेंट है इसलिए 1 लगा हुआ है R1 L1। उसी प्रकार से बाई 2 जो है आपको बाई 2 का वैल्यू 2 प्लस 6 बटा S होगा, जो कि आप इसके जस्ट पहले वाले एक्सप्रेशन में था। तो यहाँ से ये आपको 1 बाई R2 का वैल्यू है, 1 बटा R का वैल्यू है, तो इसलिए R का वैल्यू 1 बटा 2 हो जाएगा। और इस यहाँ से आप कंपेयर कीजिए तो L का वैल्यू 1 बटा 6 हेनरी हो जाएगा।
तो हमें यह पता चला कि पहला एलिमेंट में 2 टर्म हैं। पहला जो ब्रांच है उसमें 2 टर्म हैं, 2 एलिमेंट हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एडमिटेंस था, दोनों पैरेलल में एडमिटेंस जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और उसी प्रकार से दूसरा जो ब्रांच है उसमें भी 2 एलिमेंट हैं, दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों ब्रांच फिर आपको सीरीज में जुटे हुए हैं। तो वैल्यू सब जितना हमने निकाले थे R1 L1 का वैल्यू, तो R1 5/2 ओम और L1 5/2 हेनरी, R2 1/2 ओम और L2 1/6 हेनरी। तो ये आपका फोस्टर 1 फॉर्म बना। नेक्स्ट एग्जांपल है रियलाइज द RC इम्पीडेंस इन कोवर 1 एंड फोस्टर 2 फॉर्म। दिया हुआ है बाई S = S² + 7S + 6 बटा S + 2। ये आपको एडमिटेंस फंक्शन दिया हुआ है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन, और आपको RC एडमिटेंस का ये आपको कोवर 1 फॉर्म और फोस्टर 2 फॉर्म इसका डिज़ाइन करना है। आप इसका अगर 4-0 प्लॉट करेंगे तो आपको RC एडमिटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो प्रॉपर्टीज आपको इसमें मिलेगा। तो हम कोवर 1 फॉर्म इसका बनाते हैं। कोवर 1 फॉर्म बनाने के लिए क्या है कि जो न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल हैं और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल हैं, दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं। तो S + 2 से भाग लगाएंगे S² + 7S + 6 में। तो इस बार में ये लगेगा तो आपको हो जाएगा S² + 2S, भाग लगाएंगे, आपको ये यहाँ पर बचेगा 5S, और फिर यहाँ से +6 भी उतरेगा, +6। अब भाग लगाएंगे, हम यहाँ पे S + 2 में भाग लगाएंगे। तो S + 2 में भाग लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा 1/5 बार में लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे S मिलेगा और यहाँ पे 6/5 मिलेगा। घटाएंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको 4/5 मिलेगा। घटाने पे 5 10, 10 में से 6 गया, 4/5 मिलेगा। फिर इससे भाग लगाएंगे हम 5S + 6 में, तो ये आपको लगेगा, हमें लाना है कितना, 5S लाना है, और भाग लगा रहे हैं हम 4/5 से, यानी कि इसको हम 5/4 लिख देते हैं, 25/4, यानी कि इसको 25/4 S बार में लगेगा, तो यहाँ हमें 5S मिल जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे उतरेगा, 4/5 को भाग लगाएंगे तो ये आपको लगेगा 4/5 हमें लाना है, और भाग लगा रहे हैं 6 से, तो 6 से भाग लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 4/30, यानी 2/15, 2/15 बार में भाग लगाएंगे तो हमें 4/5 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टर्म है आपका, चूँकि ये 22 था, तो पहला टर्म आपको 22 मिलेगा, दूसरा टर्म आपको इम्पीडेंस मिलेगा, तीसरा फिर 22 मिलेगा, चौथा फिर आपको इम्पीडेंस मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट है तो इसमें 1 लगाएंगे, इसमें 2 लगाएंगे, इसमें 3 लगाएंगे, इसमें 4 लगाएंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि y1S = S, Z2S = 1/5, y3S = 25/4, यहाँ से ऐसे कह सकते हैं। या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y(S) = S + 1/1 दूसरा टर्म 1/5, फिर +1/, तीसरा टर्म 25S/4, फिर +1/, चौथा टर्म 2/15। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका y1S हो गया, ये आपको Z2S हो गया, ये आपको फिर y हो जाएगा y3S, और ये फिर आपको हो जाएगा Z2S, Z4S। तो इसी को हम लिखेंगे कि y1S = S, Z2S = 1/5, y3S = 25/4 और Z4S = 2/15। तो लिखने पे हमें क्या मिलेगा, y1S = S। तो y का आप जानते हैं कि y का जो होता है CS होता है, और 1/LS होता है, और 1/R होता है।
तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में एस है, तो न्यूमरेटर में एस तो इसी में है, यानी कि ये सी का वैल्यू यहाँ से हम कर सकते हैं कि C1 का वैल्यू 1 फैराड हो गया। दूसरा है Z2 इक्वल टू 1/5, 1/5 है, तो 1/5 है, तो ये Z का वैल्यू है, तो Z के लिए आपको होता है 1/CS और LS और R, तो ये कांस्टेंट है, तो R का वैल्यू है ये, R2 का वैल्यू 1/5 हो गया। Y3 इक्वल टू हो गया आपको 25S/4 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि C3 का वैल्यू 25/4 फैराड हो गया, क्योंकि ये आपको C का वैल्यू है, तो C का वैल्यू 25/4 फैराड। उसी प्रकार से आपको R4 का वैल्यू हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो 2/15 ओम। तो चूँकि हम ये कोर 1 फॉर्म है और ये बाईएस है, तो पहला टर्म आपको पैरेलल में होगा जो कैपेसिटेंस है, दूसरा टर्म सीरीज में होगा 1/5 ओम का, तीसरा टर्म 25/4 फैराड का पैरेलल में, फिर चौथा सीरीज में। ये आपको कोर 1 फॉर्म बन गया। फर्स्ट ऑर्डर 2 फॉर्म बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर 2 फॉर्म बनाने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या है कि जो आपका न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल का ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर वाले से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल का ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें पहले इसको कम करना होगा, और कम करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। S+2 से भाग लगाएंगे, S² प्लस 7S+6 बार में भाग लगाएंगे। हमें यहाँ पर भाग लगाना है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं करना है, तो इस बार में हम भाग लगाएंगे तो आपको हो जाएगा S² प्लस 2S, यहाँ पे बचेगा आपको 5S और प्लस 6, और हम 5 बार में यहाँ पे लगाते हैं, 5 बार में, तो 5S और प्लस 5 दोनों 10, ये आपको फिर 10 ये ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में फिर आ जाएगा, तो हम 4 बार लगाएंगे। 4 बार जब हम लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 4S+8 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 ही बार लगाएंगे। हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा 3S+6, तो यहाँ पे आपको ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2S, तो हम इसके हम लिख सकते हैं S+3 प्लस जो ये रिमाइंडर बचा और जिससे भाग लगाए थे, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो वही हम इसको लिखे हैं S+3 और प्लस 2S/S+2। चूँकि डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ही है। तो हम अब सीधे इसको क्या करेंगे कि इसको न्यूमरेटर में 1 लाने के लिए न्यूमरेटर को भी 2S से भाग लगाएंगे और डिनोमिनेटर को भी 2S से भाग लगाएंगे, तो न्यूमरेटर में आपको 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1/2 और प्लस 1/S हो जाएगा। क्योंकि ये बाईएस है, तो ये भी आपका एडमिटेंस ही होगा, ये भी एडमिटेंस होगा और ये भी आपको एडमिटेंस ही होगा। हम इसको बाई1S कह रहे हैं, इसको बाई2S कह रहे हैं और इसको बाई3S कह रहे हैं, और बाई1S बाई2S कहने देते हैं, और बाई3 चूँकि 1 बटा में है तो इसको हम 1/Z3S कह सकते हैं। और इन दोनों को कंपेयर करके हम ऐसा कह सकते हैं कि बाई1S का वैल्यू S है, बाई1S का वैल्यू S है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाई1S का वैल्यू S है, इसका मतलब है कि बाई का आपको 3 फार्मूला होता है। बाई का होता है आपको CS, 1/LS और 1/R, तो यहाँ पे चूँकि S है सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो ये आपको Y=CS के फॉर्म में है ये, तो यानी हम कह सकते हैं कि C1 का वैल्यू 1 फैराड। उसी प्रकार से बाई2 जो है, बाई2=3 है, यहाँ से कंपेयर कीजिए तो बाई2=3 है आपको, तो बाई2=3 है यहाँ पे, तो ये आपको कांस्टेंट है, यानी 1/R का वैल्यू ये है। हम कह सकते हैं कि R2 का वैल्यू जो है वो 1/3 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार से Z3 के बारे में हम कह सकते हैं कि Z3 का वैल्यू है 1/2 प्लस 1/S, तो Z3 का वैल्यू 1/2 प्लस 1/S, और हम ये Z है इम्पीडेंस है, तो ये भी इम्पीडेंस होगा और ये भी इम्पीडेंस होगा। तो Z का हम जानते हैं कि होता है 1/CS भी होता है, LS भी होता है और फिर R भी होता है। तो यहाँ चूँकि ये कांस्टेंट है, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यानी कि ये आपको R3 का वैल्यू है, 1/2 ओम जो है ये R3 का वैल्यू है, और ये 1/S है, तो S तो इसमें है डिनोमिनेटर में, तो कंपेयर करने पर हमें मिलेगा कि C3 का वैल्यू 1 फैराड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो था हमारा वो आपका, चूँकि हम
बना रहे हैं फोस्टर 2, और फोस्टर 2 एक पैरेलल नेटवर्क है। तो पहला पैरेलल ब्रांच जो है वो 1 फैराड का एक कैपेसिटेंस था, दूसरा पैरेलल ब्रांच 1/3 ओम का एक रेजिस्टेंस था, और तीसरा पैरेलल ब्रांच में 2 सीरीज में कनेक्टेड हैं, 1/2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 1 फैराड का एक कैपेसिटेंस है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये आपका फोस्टर 2 फॉर्म बना। नेक्स्ट एग्जांपल है Fs = s+1 × s+3 बटा s+2 × s+4 synthesized in Foster 1 and Foster 2 form if Fs is impedance and admittance। ये जो क्वेश्चन है इसमें को सिंथेसाइज करना है फोस्टर 1 फॉर्म में और फोस्टर 2 फॉर्म में। इफ़ Fs इज इम्पीडेंस, अगर Fs इम्पीडेंस है, जब ये इम्पीडेंस होगा तो फोस्टर 1 फॉर्म इसका बनेगा, और जब ये एडमिटेंस होगा तो इसका फोस्टर 2 फॉर्म बनेगा। एक बार Zs = इतना लेकर के आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको फोस्टर 1 फॉर्म बनेगा, और एक बार Ys एंड एक बार इसको Ys = इतना लेंगे तो फिर आप इसको फिर फैक्टराइज करेंगे तो आपको फोस्टर 2 फॉर्म बनेगा। तो ये दोनों का आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, फोस्टर 1 फॉर्म का और फोस्टर 2 फॉर्म का। आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको खुद से आप करके देखिए। नेक्स्ट है आपको सिंथेसाइज द इम्पीडेंस फंक्शन Zs इन फोस्टर 2 फॉर्म वेयर Zs इज गिवन है। Zs दिया हुआ है आपको, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन दिया हुआ है, और इसको फोस्टर 2 फॉर्म में सिंथेसाइज करना है। तो इसको फोस्टर 2 फॉर्म में सिंथेसाइज करने के लिए पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा नेटवर्क है। अगर इसको हम पोल 0 प्लॉट इसका अगर हम ड्रॉ करें तो 3 पोल है इसमें, एक है पोल -1 पे, एक है -6 पे, और दूसरा है आपको -8 पे एक पोल है, और 0 है आपको -5 पे और -7 पे। यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे एक 0 है। तो ओरिजिन के नज़दीक में पोल है तो ये RC नेटवर्क का होता है, और सारे अल्टरनेट भी हैं, और आपको इन्फिनिटी पे आपका -∞ पे एक 0 है। जब क्योंकि आप जब यहाँ पे आप पुट करेंगे -∞ पे आप s के जगह पे अगर आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू आपको 0 मिलेगा। s की जगह पे अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि -∞ पे एक 0 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये आप RC नेटवर्क का ये है प्रॉपर्टीज़, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये आपको नेटवर्क आएगा। आप इसको खुद से सोल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड सेकंड फोस्टर फॉर्म एंड फर्स्ट कोआर फॉर्म ऑफ नेटवर्क। दिए गए नेटवर्क का सेकंड फोस्टर फॉर्म और फर्स्ट कोआर फॉर्म आपको बनाना है। ये आपको दिया गया है नेटवर्क Ys = इतना दिया हुआ है, तो इसको भी आप खुद से बनाइए। और इसको भी अगर हम पोल 0 प्लॉट ड्रॉ करके देखें तो s = 0 पे एक पोल है, s = 0 पे एक पोल है, s = 0 पे एक पोल है, और -3 पे एक पोल है, और -2 पे एक 0 है, और -5 पे एक 0 है। तो ओरिजिन पर या ओरिजिन के नज़दीक जो पोल होता है वो आपको, चूँकि ये एडमिटेंस फंक्शन है तो ये आपको ओरिजिन के नज़दीक पोल आपको जो है वो RL एडमिटेंस फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है। ये RC इम्पीडेंस या RL एडमिटेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज में ये होता है कि ओरिजिन पे पोल होता है या ओरिजिन के नज़दीक में पोल होता है। तो ये आपको RL नेटवर्क है, आप इसको सोल्व कीजिए और आपको ये फंक्शन मिलेगा। तो कोआर 1 फॉर्म आपको इस फॉर्म में मिलेगा, और एक और था आपको फोस्टर 2 फॉर्म, दोनों आपको इस टाइप से मिलेंगे। तो इसके अलावे आपको एक RLC नेटवर्क भी होता है। RLC नेटवर्क का भी एक प्रॉपर्टीज होता है, RLC नेटवर्क का भी सिंथेसिस होता है, और LC नेटवर्क भी होता है। तो ये दोनों चूँकि आपको सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट लिखे हुए हैं कि RL और RC को ही आपको पढ़ना है, इसलिए हम इन दोनों नेटवर्क का हम यहाँ पे आप डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, और यहीं पे आपका नेटवर्क सिंथेसिस समाप्त होता है। थैंक यू।